Hello guys, and welcome back to the channel. And I'm disappointed. I'm literally disappointed. And it is not because of the result. ये हमारी कल की 2-0 की हार के कारण नहीं है. ये हम सब लोग को पहले से पता था कि ये होने ही वाला है. मैंने अपने जो प्रीव्यू है उसमें भी कह दिया था कि बार्सिलोना 2-0 हारेगी. इसमें कुछ सरप्राइजिंग नहीं था, इसमें कुछ भी शॉकिंग नहीं था. हम सबको पता था कि हमारी टीम ना चांसेस क्रिएट कर सकती है, ना अच्छे से डिफेंड कर सकती है और ना मिडफील्ड में कंट्रोल बना सकती है. इसीलिए हम लोग कल का गेम हार गए और ये बहुत ऑब्वियस था. मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ बिकॉज कल के गेम के पहले लपोटा आता है कैमरा के सामने, माइक के सामने और कह देता है कि इस गेम का रिजल्ट कुछ भी आ जाए, इट डजंट मैटर, कोमन विल स्टे टिल द एंड ऑफ द सीजन, वी हैव टू ट्रस्ट हिम. ये थे लपोटा के वर्ड्स. और यार मैं इन्हीं वर्ड्स से डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि अगर तुम लोग को याद हो इलेक्शन का टाइम, बार्सिलोना का इलेक्शन प्रॉब्ली हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन. उस पूरे इलेक्शन के कैंपेन में और फिर एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद भी लपोर्टा ने कहा था कि अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो मैं एक्शन लूँगा. कहाँ है एक्शन? दिखा दे मेरे को. कहाँ है एक्शन? दिखा दे मेरे को. देखो यार, अभी तक हम लोग लपोर्टा को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए. मेसी के जाने के बाद भी एटलीस्ट मैंने तो लपोर्टा को सपोर्ट किया था. मैंने कहा था कि यार कोई दिक्कत नहीं है, लपोर्टा बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे मन में एक होप थी कि लपोर्टा ऐसा बंदा है जो अच्छे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगा, जो कि बार्सिलोना का फ्यूचर बिल्ड करने वाला है. ऐसे कड़े डिसीजंस लेगा, जिनको बाहर निकालना है उन सबको बाहर निकालेगा, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा बार्सिलोना को, एक पूरी नई टीम आएगी बार्सिलोना की. बट जब लपोर्टा इतने सारे गंदे परफॉर्मेंसेस के बाद भी पिछले 6 गेम्स में से बार्सिलोना एक गेम जीती है, 9 गोल्स खा चुकी है और सिर्फ 3 गोल मारी है, और वो भी किसके अगेंस्ट मारी है मेरे को तुम लोगों को बताने की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी, है ना. तो यहाँ पे मैं बेसिक बात ये कर रहा हूँ कि अगर इतना सब कुछ बुरा हो रहा है तो उस पर तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते यार. तुमको कुछ ना कुछ एक्शन तुम लोग को लेना ही पड़ेगा. और यार देखो, अब कोमेन को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि कोमेन बार्सिलोना के लेवल का कोच नहीं है. हम लोग हर गेम में देख लेते हैं बार्सिलोना ना चांसेस क्रिएट कर पाती. करके पूरे गेम में तुम लोग देखो ना, अगर तुम लोग कल का गेम देखोगे, क्या दिख रहा था कल के गेम में? बार्सिलोना के पास जब भी पोजीशन था, बार्सिलोना साइडवेज पासिंग कर रही है, एथलेटिको को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई. उन लोगों को डिफेंडिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई. बार्सिलोना के क्लियर चांसेस बने ही नहीं यार, बिल्कुल क्लियर चांसेस नहीं बन रहे थे. बार्सिलोना की जो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज है वो सिर्फ अब बन रही है जब सेट पीसेस मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें अराउहो और पीके जो है वो लोग गोल मारने का ट्राई करते हैं. डिफेंडिंग के बारे में तो यार मैं क्या ही बोल लूँ, उसके बारे में कुछ बोलने के लिए है ही नहीं मेरे पास. क्या बोल लूँ मैं उसके बारे में? अगर तुम लोग कल के दोनों गोल देखोगे तो इतना आराम से 1-2 किया है एथलेटिको वालों ने, स्पेशली सुआरेज ने यार. और मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश था सुआरेज का एक गोल देख के और उसका एक असिस्ट देख के और उसका ये वाला सेलिब्रेशन देख के. मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि जो सुआरेज के साथ हुआ ना वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए. और ये जो सुआरेज है ना, इसको मैं भी कहता था, 90% फैन बेस कहता था, सभी के सभी कहते थे. इनफैक्ट रोनाल्ड कोमेन भी यही सोचता था कि अब इसकी एज हो चुकी है और ये अच्छे से प्रेस नहीं कर पाता, ग्राउंड कवर नहीं कर पाता. हाँ, स्कोर कर लेता है, बट जो उसका डिफेंडिंग के टाइम का जो ट्रांजिशन है उसमें पीछे नहीं आ पाता. और इन सारी बातों से सिर्फ एक चीज़ प्रूव होती है, वो चीज़ ये है कि अगर मैनेजर अच्छा हो तो तुम्हारे प्लेयर अच्छा खेलेंगे. उनकी एज ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है ना. अगर उनके पास टैलेंट हल्का सा कम है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर तुम्हारा मैनेजर अच्छा है तो प्लेयर्स बहुत 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 अच्छा खेलेंगे. क्योंकि हम लोग को दिख गया, सुआरेज जब बार्सिलोना में था तब कीके सेटियन के अंदर सुआरेज कहाँ प्रेस करता था? सुआरेज कुछ नहीं करता था, ठीक है ना. सुआरेज बस गोल मारता था, काफ़ी गोल मारता था, नो डाउट अबाउट दैट. बट प्रेसिंग के टाइम, डिफेंसिव ट्रांजिशन के टाइम सुआरेज कुछ नहीं कर पाता था. और जैसे ही एथलेटिको मैड्रिड में गया, कल का गेम देखा है उसका, कंटिन्यूसली आगे प्रेस कर रहा है, ठीक है, आजू बाजू वालों लोगों को बुला रहा है, आओ आगे प्रेस करो, पीछे जा रहा है ना, प्रेशर बना रहा है लोगों पे. तो बस ये इतना ही बता देता है कि मैनेजर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और बहुत लोग बोलते हैं क्या सिर्फ मैनेजर की गलती नहीं होती, प्लेयर्स की भी गलती होती है. 1-on-1 तुम स्कोर नहीं कर पा रहे हो, अगर ईजी चांसेस मिस कर रहे हो, अगर पासेस मिस कर रहे हो, तो ये सारी गलतियां जो होती है प्लेयर्स की होती है, नो डाउट अबाउट दैट. बट जब तुम इन गेम टैक्टिक्स में आ जाते हो तब वो तो पूरा मैनेजर का ही काम रहता है ना, क्योंकि मैनेजर को पता है कि सामने वाली टीम कैसे खेलने वाली है और मैनेजर उसी हिसाब से अपनी टीम को पूरा का पूरा तैयार करके उतारेगा और उसी हिसाब से अपनी टैक्टिक्स सेट करेगा ताकि वो सामने वाली टीम को इजीली हरा पाए. और यही बार्सिलोना में नहीं दिख रहा है. बार्सिलोना, जैसे कि मैंने बोला, बिल्कुल भी थ्रेट नहीं दे रही थी एथलेटिको मैड्रिड. तो खैर, मैं बेसिकली इस वीडियो में ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं रिजल्ट से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ. मैं परफॉर्मेंस से भी और ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग इतने सारे गेम से बस डिसअपॉइंटेड ही होते आ रहे हैं. मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बोर्ड से, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ लपोर्टा से.
लपोटा को एक्शन लेना था, लपोटा को फास्ट एक्शन लेना था, लपोटा ने वो एक्शन लिया नहीं। यार बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है हम लोग को कोमेन को बहुत ज़्यादा पे करना पड़े, ठीक है मैं मानता हूँ, हमारे पास पैसा है नहीं अभी तो हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस जो भी नया कोच है, जो भी नया मैनेजर है, वो भी बार्सिलोना में आ नहीं सकता क्योंकि वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर कोई नया आया भी तो हम लोग को उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। मैं ये सारी चीज़ें समझता हूँ, बट हमारे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अभी बार्सिलोना बी से भी एक इन टर्म कोच आ सकता था दिसंबर तक, फिर दिसंबर में गायाडो आ सकता था। बेसिकली मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर लपोटा को कोमेन को सैक करना होता तो वो कोमेन को सैक कर दिया होता। अब यार देखो इस सीज़न में मेरी बिल्कुल भी होप नहीं, इस सीज़न बिल्कुल भी होप नहीं, पता ही नहीं यार क्या होगा। अब तो सीरियसली डाउट लग रहा है कि चैंपियंस लीग स्पॉट तक पहुंचेंगे कि नहीं। खैर होपफुली पहुंच जाए और शायद पहुंच भी जाएंगे, जो भी है। बट अगर बार्सिलोना ऐसे ही परफॉर्म करती रही तो ये पूरा का पूरा सीजन जो है टोटल वेस्ट हो जाएगा, टोटल वेस्ट हो जाएगा। जो हम लोग सोचे थे कि मेसी के जाने के बाद एक जितने भी नए प्लेयर्स हैं वो सब लोग सबके सब आएंगे, सबके सब अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, 100% नई टीम होगी, 1-2 साल तक ये लोग मेहनत करेंगे, उसके बाद बार्सिलोना टॉप पे आ जाएगी। अगर इस सीज़न कोमेन रहा बार्सिलोना में इस सीज़न के एंड तक तो ये सब कुछ नहीं होने वाला, ये सब सिर्फ सपने बन के रह जाएंगे। और यार टैक्टिक्स के बारे में मैं क्या बोल लूँ, टैक्टिक्स के बारे में कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। बार्सिलोना अटैक के टाइम वही साइडवेज पासिंग कर रही है, वर्टिकल बॉल्स नहीं दे पा रही है, रन्स नहीं बना पा रही है। फ्रेंकी डियोंग रन्स बना रहा है बट उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। राइट और लेफ्ट हैंड साइड से अटैक करने का ट्राई हो रहा है बट कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि बॉक्स में कोई है ही नहीं। टर स्टेगन लॉन्ग बॉल्स देने का ट्राई कर रहा है बट किसी की हाइट ज़्यादा है ही नहीं, तो लॉन्ग बॉल्स कौन कलेक्ट करेगा। ये सारी बेसिक बातें। और डिफेंडिंग के टाइम तो तुम सब लोग को पता ही है, अराउहो आउट ऑफ पोजिशन रहता है, बुस्केट्स आउट ऑफ पोजिशन रहता है। और यार बुस्केट्स के बारे में ना देखो यार, बुस्केट्स जो है तुम लोग मेरे को बता दो, तुम लोग मेरे को बताओ पिछले 3 साल में, है ना, 3 साल में, पिछले 3 साल में ऐसा कौन सा बड़ा गेम, कौन से बड़े क्लब के अगेंस्ट ऐसा मैच है, चाहे एटलेटिको हो, रियाल मैड्रिड हो, सेविया हो या फिर चैंपियंस लीग का कोई भी बड़ा गेम हो, कौन से मैच में बुस्केट्स एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है? एक मैच बता दो मेरे को जिसमें डिफेंसिवली भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है और जिसमें अटैकिंगली मतलब बॉल को होल्ड करना, वर्टिकल पासेस देना, लाइंस ब्रेक करना, जो कि बुस्केट्स की स्पेशलिटी रहा करती थी। ये सारी चीज़ों में बुस्केट्स पिछले 3 सालों में क्या एक्सेप्शनली किया है? मेरे को कमेंट्स में बता दो, मेरे को जानना है, मेरे को जानना है कौन से मैच में किया, ठीक है ना, बता दो मेरे को। और अगर नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो टाइम है बुस्केट्स को बाहर बिठाने का। मैं ये एक गेम को देख के नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम लोग मैक्सिमम मैचेस देख लो, जितने भी बड़े गेम्स देख लो, उसमें बुस्केट्स फिजिकली भी उतने हाई लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाता यार, सीधी सी बात है। तुम लोग गेम देखते हो, तुम लोग को पता है बुस्केट्स पासेस अच्छे दे देता है, बॉल अपने पास रख भी लेता है, प्रेशर को भी हल्का हल्का हैंडल कर लेता है। बट जब बड़े गेम्स की बारी आती है बुस्केट्स बहुत सारे गलत पासेस देने लग जाता है, ठीक है ना। उसे डिफेंसिवली तो आउटपुट एकदम ही निल हो जाता है कहीं ना कहीं, और फिर उसके बाद वो अच्छे से इंटरसेप्शंस भी नहीं कर पाता, बेसिकली अच्छा नहीं खेलता। मेरे हिसाब से ये टाइम है फ्रेंकी डियोंग को डिफेंसिव मिडफील्ड की पोजीशन में लाने का, और जो भी हमारे 2 सेंटर मिडफील्डर्स हैं वो यंग सेंटर मिडफील्डर्स रखने का, जैसे कि गावी ने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, गावी को रख दो, पूज को रख दो। बेसिकली बहुत सारे प्लेयर्स हैं, पेड्री है हमारे पास, अभी उतना अच्छा नहीं खेल रहा, अभी इंजर्ड भी है, जो भी है। बट मैं बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि बुस्केट्स के जाने का टाइम आ चुका है, एटलीस्ट उसके टाइम कम करने का तो टाइम आ ही चुका है यार। इतना 70 मिनट बुस्केट्स को नहीं खिलाना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। यही था आज के वीडियो में, और क्या बोल लूँ मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। लपोटा से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ और इस सीज़न से होप्स कम है, पर जो भी है एज ऑलवेज विस्का एल बारसा।